नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मधुलिका में पाठ 9 परीक्षा। हमने थोड़ा सा पढ़ा था परीक्षा में, उसमें क्या बताया था कि राजा सरदार सुजान सिंह वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वो अब अपनी गद्दी से हटना चाहते हैं। तो राजा ने क्या शर्त रखी कि आप अपने जैसा अनुभवशील दीवान खोजेंगे। तो उन्होंने क्या क्या शर्त रखी, 3 शर्तें रखी कि जो दीवान होना चाहिए वो पढ़ा लिखा कम हो भले ही, मगर हष्टपुष्ट होना चाहिए, मंदाकिनी का मरीज नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, और जो उम्मीदवार होगा उसका रहन सहन और आचार विचार 1 महीने तक देखा जाएगा। विद्या भले ही उसमें कम हो मगर वो कर्तव्य का पालन करने वाला होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ये शर्तें थी और इन शर्तों से क्या हो गया था, पूरे देश में तहलका मच गया था। जगह जगह से लोग अपने प्रमाण पत्रों के साथ नए नए कपड़े पहन के, नाना प्रकार के अंग रखे यानी कि कपड़े पहनकर देवगढ़ में दिखने लगे थे। इसके आगे पढ़ते हैं। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे रोजदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 अपने जीवन को 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर जो हुक्का पीने की लत थी, आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर स और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे, हुक्सले के उपासक, और मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने में पढ़ने में डूबे रहते थे, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवी साहब को नमाज के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। मतलब इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि जो सरदार सुजान सिंह ने जो दीवान का पद घोषित किया था, उसके लिए लोग जगह जगह से आए थे नए नए कपड़े पहनकर, और उनके आचार विचार में भी उन्होंने अपना परिवर्तन ला दिया था। मतलब जो वैसे थे नहीं वैसा वो 1 महीने के लिए दिखा रहे थे। जो बहुत रात तक सोते थे वो अब जल्दी उठ रहे थे, जो गलत तरीके से बात करते थे वो अच्छा व्यवहार कर रहे थे। मगर मतलब दीवानगढ़ में इस टाइम पर, देवगढ़ में इस समय सब लोग कैसे आ गए थे, बहुत ही अच्छे व्यवहार करने वाले लोग आ गए थे, क्योंकि जो जैसे थे नहीं वो वैसा दिखा रहे थे। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी मतलब कि सरदार सुजान सिंह, वो क्या कर रहे थे, लोगों को परख रहे थे। मनुष्यों ने इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा हुआ है। एक दिन फैशन वालों की सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तो तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया, और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। अप्रेंटिस यानी कि नवसिखुआ, जो नए नए खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी सीखा हुआ नहीं था, उन्हें बोलते हैं अप्रेंटिस। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो दीवान सुजान सिंह थे वो देख रहे थे, मतलब बुगलों में एक हंस, यानी कि इतने भीड़ में उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो वाकई में ही कैसा हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, और जैसा उसके आचार विचार हैं वैसा ही वो दिख रहा हो। तो उनको वो ढूंढना था। तो इसी बीच में क्या हुआ, एक दिन फैशन वालों ने सूझा, मतलब कई लोगों ने सूझा कि क्यों ना हॉकी का खेल रखा जाए। तो हॉकी का खेल रखा गया, लोगों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फील्ड बन गया और खेल शुरू हुआ।
रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, क्योंकि देवगढ़ में यह खेल कभी खेला नहीं गया था, तो ये बहुत निराली बात थी। पढ़े लिखे भला भला मानुस लोग शतरंज और ताश के जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो सिर्फ शतरंज और ताश के गंभीर खेल खेलते थे, ऐसे खेल बच्चों के खेल समझते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ाते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका, क्योंकि सभी लोग बड़े उत्साह के साथ उस खेल को खेल रहे थे और इतना उत्साह था सभी के लोगों के बीच में कि उस खेल का क्या हुआ, हार जीत का फैसला ही नहीं हो पाया। और जो गेंद थी वो इधर से उधर दौड़ती रही। इधर की टीम भी बहुत मजबूत थी, दूसरी तरफ की टीम भी बहुत मजबूत थी। हर खिलाड़ी अपनी पूरी जान उसमें लगा रहा था और इस तरीके से खून पसीना बहा रहा था, जिस तरीके से धूप की गर्मी से उनका आंख और चेहरे पर झलक रही थी। मतलब उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था कि उनको किस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं। अंधेरा हो गया। इस दौरान जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था। खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए इस नाले में आया। मतलब अंधेरा हो गया था और मैदान से दूर एक नाला था। उस नाले पर एक पुल बना हुआ था। पथिक यानी कि राह में चलने वाले लोगों को इस नाले पर से ही आना पड़ता था। खेल अभी अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग मतलब दम ले रहे थे, यानी कि बैठकर सांस ले रहे थे, अपनी थकान मिटा रहे थे। वहीं से एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उस नाले से आया। इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।